CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी। लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश गाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। एजाज चौधरी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, खैरियत से हूँ। आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मेहरबानी, आपकी तशरीफ़ आवरी कीजिए। आप शुरू से ही बड़े मुतहर्रिक और अहम उमूर में पेश नज़र आने वाले सियासतदान हैं, लेकिन ये बताएं कि जब आप बड़े हो रहे थे तो इर्द गिर्द का माहौल कैसा था? देखिए, मैंने अपनी स्कूलिंग तो लाहौर से की है, उसके बाद मैंने FSC कैडेट कॉलेज से की है, UET लाहौर। यहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की, वहीं से मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दाखिल हो गया था। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी। ऑफ कोर्स ज़ाहिर है हम उनके अपोजिट कैंप में थे बहैसियत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसलिए माहौल तो बिल्कुल टेंस ही देखा अपनी सियासी ज़िंदगी के आगाज़ में। हम जॉइंट फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह रहते थे। मेरे दादा थे, वालिद साहब मोहतरम थे, वालदा थीं और बाकी सारे बहन भाई हम एक ही जगह रहते थे। तो इसलिए यानी ये इम्तिज़ाज है कि बैरून घर तो हालात हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म है। आपको अगर याद हो 1977 की तहरीक जो है वो मेरे ज़हन में नक्श है, और घर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल घर जन्नत जैसा था। आप अपनी फैमिली में बड़ा असर रसूख रखते हैं, तो क्या बचपन में बहन भाइयों पर भी ऐसे ही रोब दबदबा हुआ करता था? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई रोब दबदबा नहीं था। ये एक अल्लाह ताला का एहसान है कि मेरे बड़े भाई थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारे दरमियान कोई 1.5-2 साल का फ़र्क है उम्र का, लेकिन वो मेरी भी रिस्पेक्ट करते थे। मुझे तो करनी ही थी, लेकिन वो मेरी भी रिस्पेक्ट करते थे। और जब तक ज़िंदा रहे मेरी सियासी यानी वो पुश्तपनाही जो उन्होंने की है उसका कोई दोबारा मुतबादल नहीं आया। तो बाकी बहनें तो बहनें होती हैं, वो तो दुआगो होती हैं, बड़ी हों छोटी हों, वैसे सारी मेरे से छोटी थी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ इंजीनियरिंग जैसी मुश्किल पढ़ाई के लिए वक्त मिल सकता था? ये इंसान की अपनी ज़िंदगी की तरजीहात होती हैं। मैंने फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट इंजीनियरिंग पास की है, तो तरजीह में तो तालीम ही थी, लेकिन तालिब इल्म अपने साथ एक दूसरी एक्टिविटी ज़रूर करता है। चुनाचे हमने देखा कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है और स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स, उसमें आदमी बहुत ज़्यादा लर्न करता है। वहीं से आपकी ग्रूमिंग होती है, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रूमिंग हो, चाहे वो मैनेजमेंट ग्रूमिंग हो, चाहे वो लीडरशिप ग्रूमिंग हो। हम यानी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पॉलिटिक्स में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हैं। पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, जो लोग वडेरे और दौलतमंद नहीं हैं, सरमायादार नहीं हैं, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं। 70s 80s ये बहुत ही अच्छी एक नर्सरी थी, और उस वक्त के जो लोग हैं वो निस्बतन बेहतर सियासतदान हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। आपने जमात इस्लामी से सियासी सफ़र का आगाज़ किया, मगर जनरल ज़िया से अच्छी खासी कुर्बत के बावजूद भी ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने आप पर कैद व बंद की सख्तियों के पहाड़ तोड़ डाले? अच्छा, ये बात आपके इल्म में। देखें, मसला ये है, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। हम चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स यूनियन है ये बरकरार रहे और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये मौजूद रहें, लेकिन वो बुनियादी तौर पे इसके ही ख़िलाफ़ थे। इसलिए हमने उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। कैद व बंद की सोबतें, ये मिलिट्री कोर्ट, जेल, उस वक्त भी बहुत तशद्दुद से मैं गुज़रा। मेरा ख़्याल है कि 5 FIR मेरे ऊपर दाखिल की गई थी मार्शल लॉ के दौर में, और कोई 6 माह तक हम जेल में रहे और वो समरी ट्रायल होता रहा। यानी उसमें मेन वजह ये थी कि हम ये समझते थे कि मुल्क जो है वो सियासतदानों का काम है गवर्न करना, फ़ौज का काम नहीं है। तो उस वक्त तो नेकेड मार्शल लॉ लगा हुआ था। हमने ये सीखा था कि डेमोक्रेसी जो है वही मुल्क को मुत्तहद रख सकती है। उस वक्त ग्रोइंग एज में थे, हमने बहुत थोड़ा देखा, लेकिन जान गए कि पाकिस्तान 2 लख्त हो गया 23 साल की अपनी उम्र में, ऐन अनफवान शबाब के अंदर। आप 1990 में मेयर लाहौर मुंतखब हुए, पार्टी में कई अहम ओहदों पर बराजमान भी रहे, लेकिन काजी हुसैन अहमद की वफ़ात के बाद 2006 में आपने जमात इस्लामी से किनारा कशी क्यों इख्तियार की? डिप्टी मेयर रहा, मेयर नहीं रहा। काजी साहब मोहतरम की ज़िंदगी के अंदर ही मैंने ये फ़ैसला कर लिया था। देखिए, मुझे जमात इस्लामी की जो दावत है उससे उस वक्त भी कोई इख्तलाफ नहीं था, आज भी कोई नहीं। मैंने मशवरा किया, क्या एक ऐसी पॉलिटिक्स को इख्तियार किया जाए जिसका पॉलिटिकल फील्ड में दायरा कार जो है वो
सुकड़ रहा है। बात वही आपने करनी है, लेकिन आप ऐसी जगह करें जहाँ पर एक पॉपुलर लीडरशिप जो है उसका इम्कान हो सकता है। जब मैंने 2006-07 में ये फैसला किया तो इमरान खान कोई पॉपुलर पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन ये फैक्ट था कि इमरान खान के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद था। 2007 में पीटीआई किसके कहने पर ज्वाइन की? देखिए, हमने तो जब तहरीक इंसाफ ज्वाइन की तो एक लोग मजाक बनाया करते थे उस वक्त, लेकिन मेरी जो 2-3 मुलाकातें हुई चेयरमैन से तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो पोटेंशियल मौजूद है और वो उस वक्त अपनी जहनी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे थे। 1996 से लेकर 2006 तक उन्होंने वो सारा मुताला किया कि जो दर हकीकत किसी को अपनी ज़िंदगी समझने के लिए, अपने दीन को समझने के लिए और सियासत समझने के लिए ज़रूरी था। बेसिक पोटेंशियल तो उनके अंदर लीडरशिप का था ही। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये किसी वक्त भी पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यानी 2006 में और आज आप 2022 में देख लीजिए, पाकिस्तान का तय दर तय ख़ानदानी तसल्लुत और दो जमाती एक वो पूरी यहाँ पर कैफियत थी। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दे दी कि आज इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं और तहरीक इंसाफ पॉपुलर तरीन पार्टी है। ये सिर्फ इमरान खान के अंदर ये दमखम था। अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने वो तकरीर की जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली तकारीर में से एक है। आपने देखा कि 15 मार्च हर साल एक दिन आएगा जो इस्लामोफोबिया के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से उनकी क्लैरिटी करेगा और यूनाइटेड नेशन की सतह पे कोई दिन तय हो जाना ये बग़ैर एक बड़ी काबिश के मुमकिन नहीं है। इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान साहब वैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर सके जैसी उनसे तवक्कुआत थी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया भट्टी साहब। ये मुल्क का निज़ाम जब इमरान खान आए तो 70-71 बरस से तबाह हो चुका हुआ है। ज़िंदगी का कोई शोबा भी आप ले लें, और टीचर है वो कारोबार कर रहा है, कारोबारी जो है वो सियासत कर रहा है, सियासतदान जो है वो कारोबार कर रहा है, तो सहाफ़ी जो है वो कुछ और करने की कोशिश कर रहा है और जो जिनको करना चाहिए काम वो यानी दानिशवरी की बजाय दानिश फरोशी कर रहे हैं। हम एक कोलिजन गवर्नमेंट लेके चल रहे थे। तीसरी चीज़ जहन में ये रखिए कि बिल्कुल इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का मुल्क की सतह पे पहला तजुर्बा था हुकूमत करने का, तो उसमें कुछ गलतियाँ होने का इम्कान था। चौथी बात जहन में ये रखिए कि जो ही हमने मुल्क हासिल किया, यानी इट वाज अ संक इकॉनमी, आपके ऊपर 3 साल का बड़ा बोझ था जो आपने कमर्शियल लोन लिए हुए थे, $10 बिलियन के करीब था। तो हमारा ख्याल था कि IMF से किसी तरह जान छुड़ाई जाए, लेकिन अमलन ये मुमकिन ना हो सका। चुनाचे हम ताख़ीर से IMF के पास गए। मेरा ख्याल है 1 सदी के बाद ऐसी वबा आ गई। 3 साल और 7 माह टू बी वेरी एग्जैक्ट 2 साल कोविड में गुजरे और दुनिया ये कहती है आपको पाकिस्तान उन पहले 3-4 मुल्कों में है जिन्होंने बेहतरीन तरीके से कोविड को हैंडल किया। उसके बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पिछली पूरी तारीख से ज़्यादा बढ़ गई, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस बढ़ गई, पाकिस्तान के अंदर जो यानी हमारा डिफिसिट था वो कम से कम होता चला गया। एक साल ऐसा आया कि 1100 अरब रुपया आपकी एग्री इकॉनमी में दाखिल हुआ। आपके इल्म में है कि बड़ी सनतें जो हैं, लार्ज इंडस्ट्री जो है वो शुरू हुई। कभी भी 6140 अरब रुपए आपके यहाँ पर टैक्स जमा नहीं हुआ। टैक्स जमा हुआ और एक तरीका हमने प्रोग्रेसिव रखा कि टैक्स किस तरह जमा करना है, और इन्होंने आते उसको चेंज कर दिया, रेग्रेसिव कर दिया। हमने जिस तरह महंगाई को कंटेन किया हुआ तो हमें ही पता है उसका। अब आप बताएं कि 42% महंगाई हो, पेट्रोलियम प्राइसेस आपके सामने दुनिया में गिर रही हैं, यहाँ उसका बाद इजाफा है। क्यों? तेल अमूमी तौर पे 15 से 20 दिन का परचेज़ किया जाता है, इन्होंने 75 दिन का महंगा तेल परचेज़ किया हुआ है, वो हमारे गले में फिट हो गया हुआ है। जब तक वो ख़त्म होगा तब जाकर जो इंटरनेशनल मार्केट में अब 90± चल रहा है ना पर बैरल, वो तब ये किसी को दे सकेंगे। क्या हुकूमत इमरान खान साहब को नाअहल करवा सकेगी? मेरा नहीं ख्याल। यहाँ पर जिसको निकालते थे ना तो वो तो ये लेके फिरता था कि मुझे क्यों निकाला। इमरान खान को निकाला तो उसने बताया मुझे क्यों निकाला। इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए रास्ता खुला है। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान साहब के अलावा पार्टी के दीगर रहनुमाओं के नाम भी सामने आ रहे हैं।
इस हवाले से पार्टी की अगली हिकमत अमली क्या होगी? ममनुआ फंडिंग केस है ना, ये एक तमाशे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं हल्फन कह सकता हूँ ये बात, हमारे अकाउंट्स ऑडिटेड ही नहीं, गैजेटेड भी हैं, खुद छापे हैं हुकूमत ने। इनके तो ऑडिटर ने इनके अकाउंट्स के ऊपर एतराज़ किया हुआ है। जो भी फहरिस्त इन्होंने दी है, 21 लोग तो मीडिया पे आगे कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तुमने मुझे गैर मुल्की बना दिया। इस तरह के ये सारा अगलातनामा है जो ये फ़ैसला है। ये जो बैठा है ना चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, मैं बड़ा ठीक वाकिफ़ हूँ। मैं वाहिद आदमी हूँ जो इसको अंदर तक जानता हूँ, जो कुछ इसने, मैं इसके साथ 1.5 साल से ख़त व किताबत कर रहा हूँ कि ये तुम्हारी सारी इंतखाबी फहरिस्तें गलत हैं। मैं साबित ना करूँ, मैं जी सियासत छोड़ दूँगा। मैंने इनको चैलेंज किया हुआ है। एक हल्का वो 4 लाख पॉपुलेशन पे है, एक हल्का 11 लाख पॉपुलेशन के ऊपर है। आप चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को गैर जानबदार नहीं मानते हैं, तो उनकी ज़ेरे निगरानी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या आप उन नताइज को कबूल करेंगे? देखिए, हम तो इलेक्शन में ही नहीं जाएंगे जब तक वो बैठा हुआ है। इमरान खान को करोड़ों लोग सुनते हैं और आपके वज़ीर आज़म को चंद हज़ार लोग सुनते हैं, तो ये बैरोमीटर है कि नहीं है? ठीक है, इसलिए मैं नहीं समझता कि आप तहरीक इंसाफ को इग्नोर करके और आप यहाँ पे इंतखाबात करा लें और वो कामयाब करार दिए जाएंगे। नो वे। हम यानी ये इस पोजीशन में हैं कि हम बता सकें कि एक गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आएगा तो इंतखाबात होंगे। जिस इंतखाब में हम नहीं होंगे वो इंतखाब क्या होगा? तो शाखाना रेफरेंस में इमरान खान साहब FIA में पेश क्यों नहीं हो रहे? देखिए, मैं आपको, एक तो FIA की जुरिस्डिक्शन नहीं है, पहली बात, वो कानूनदानों का काम है, वो लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, यानी जिस मुल्क के अंदर साबिक वज़राए आज़म ने 5 रुपये दे के 100 रुपये की चीज़ वहाँ से उठा ली हो और बग़ैर पैसे दिए वहाँ से उठा लिया हो, इमरान खान ने यह कहा कि ये 5 या 10% नहीं, कोई 1-2 चीज़ें हैं जो उन्होंने वहाँ से 50% जो मार्केट वैल्यू थी वो दे के ली हैं। यानी कोई कानून इसको मना नहीं करता। इमरान खान अपने घर एक पैसा भी नहीं लेके गया। व्हाट आर यू टॉकिंग? इनकी तो सारी यानी बने हुए हराम के माल के बने हुए हैं ये सारे। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। जिस दिन उसकी फंडिंग के ऊपर एतराज़ करते हैं ना, अगले दिन फंडिंग यूँ हुई होती है। अलीम खान, जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर के बारे में ये सुनाई दे रहा है कि ये मिल के एक पार्टी नई बना रहे हैं जहाँ PTI से भी कुछ लोगों को तोड़कर इकट्ठा किया जाएगा। देखिए, एक तो चॉइस सरवर साहब को अलग कर लें। जहाँ तक अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक़ है, अव्वल रोज़ से जब ये पार्टी में आए हमने इनका मुकाबला किया, तो नतीजा देख लिया। ये सारे कारोबारी लोग हैं। मेरा और इनका मुकाबला ये था, मैं कहता था पैसे के बग़ैर सियासत की जाए और ये कहते थे कि पैसे के बग़ैर सियासत नहीं हो सकती। 25 मई के लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत थी कि आपने हर सूरत गिरफ़्तारी से बचना है, लेकिन आप पर और महमूदुर रशीद साहब पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने फरमाइशी गिरफ़्तारी दी। मेरे घर पे एक दिन पहले छापे पड़ रहे थे तो मुझे सब ने कहा कि यहाँ से कहीं और चले जाएं। अच्छा, मेरे भाई हैं यहाँ पे मॉडल टाउन में, तो मैं उनके पास चला गया। मैं कोई ना उनके यहाँ 12:30 बजे रात पहुँचा और 2:30 बजे तक फ़ोन आते रहे जाते रहे, मैं बातचीत करता रहा। अगले दिन 25 थी, 2:25 पे मैंने आखिरी फ़ोन सुना, उसके बाद मेरी आंख लग गई। 4:35 पर मैं हड़बड़ा के उठा और जब मैं उठा तो मेरा कमरा पुलिस से भरा हुआ था। उन्होंने बाहर वाला दरवाज़ा तोड़ा। वो नाम उसका है रईस खान, इंस्पेक्टर है जिसे नून लीग ने DSP CI अब भर्ती किया हुआ है। अब पूरा घराना है सियासत में है। मेरी एहलिया मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद की बेटी हैं। बेटा उठा, सारे इलाके को इकट्ठा किया, रावी के पुल पे था 9 बजे। एहलिया बेरी ने वकील को फ़ोन किया कि इस तरह गिरफ़्तार हो गए हैं और वो 9 बजे अदालत लाहौर हाई कोर्ट में अदालत आलिया के पास थे। जाके कहा कि सेनेटर है, उसको इस तरह उठा लिया है। जज साहब ने बुला लिया सबको, DIG को, SP वगैरह को। उन्होंने 11 बजे हुक्म दे दिया कि उसे रिलीज़ किया जाए। ठीक है जी। यानी मेरी औलाद, मेरे घराना उस गैप को फिल करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मैं पूरे 3 बजे जाके काला शाकाकू इन लोगों के साथ मिल गया था। सेम इज़ द केस विद मियां महमूद रशीद साहब।
आपको बिला मुकाबला सेनेटर बनवा दिया गया, फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए भी आपका नाम ज़ेरे गौर रहा, लेकिन रुकावट कहाँ पेश आई? मेरे इल्म में नहीं है। मुझे अपना बुला के चेयरमैन ने कहा, आई ऑफ कोर्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, मैंने कहा जी ठीक है, जो आप जिम्मेदारी देंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वजह ये थी कि हमारे कोई दोस्त थे, कोई ग्रुप बना, उन्होंने कहा जी हमें आप यानी आपने हमारा साथ लेना है तो हमें डिप्टी चेयरमैन दे दें। तो मैंने कहा खुश दिली से दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। हमें तो इन्हिसार करना चाहिए कि क्या तोशा है कि जो दुनिया और आखिरत के लिए जमा कर रहे हैं, बाकी क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा ओहदा है कौन सा नहीं है। आपने 25 वर्ष पेस्टिसाइड की फार्मूलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस किया, लेकिन आज भी किराए के घर में रहते हैं। क्या वाकई इतना नहीं कमाया कि अपना घर ही बना सके? मेरे लिए इत्मीनान के बायस है, जब दुनिया से उठेंगे तो मुझे लगता है कि ना कोई बैंक बैलेंस होगा, ना कोई जायदाद होगी, ना कोई चीज़ होगी, अल्लाह के हुजूर पेश होंगे बिल्कुल क्लियर, किसी के लिए कोई परेशानी छोड़ कर नहीं जाएंगे। मैं तो हर वक्त अपने बच्चों को भी कहता रहता हूँ कि मैं इस तैयारी में हूँ, किसी वक्त भी बुलावा आ जाएगा और चल पड़ेंगे। जितने हल्के फुल्के होंगे उतने ही मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भी और वहाँ पर भी दोनों जगह मौजे मौजे हैं। आप कहते हैं घर नहीं बनाया क्योंकि बच्चों की तालीम पर खर्च किया, तो फिर इलेक्शन पर करोड़ों रुपए कहाँ से खर्च कर लेते हैं? जो मेरे जानने वाले हैं उनको पता है मैं क्या हूँ। उन्होंने आके इलेक्शन लड़ा, उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने आके खर्च किया। मैं बहुत ही सस्ता इलेक्शन मैंने लड़ा। अगर थोड़ा सा मसाला मैं डाल देता तो 10,000 वोट का फ़र्क रह गया था, वो ख़त्म हो जाता। इसलिए हार जाना मेरा ख्याल है बाइज्जत है। बीवी, बहू और बेटे के साथ नाश्ता किया। खाने के मामले में लाहौरी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यह है कि वक्त के साथ साथ खाना मैंने ये किया है कि सुबह और शाम को लेता हूँ, दोपहर को खाना नहीं लेता। यानी 9 घंटे का कम से कम वक्फा हो जाता है, उससे पूरा निज़ाम जो है वो ठीक रहता है। बाकी सब चीज़ें खाने वाले जिस तरह लाहौर वाले खाते हैं हर चीज़, यानी साग है और दाल चावल हैं या आलू कीमा है या आलू गोश्त है, नहीं पाए मैं ज़्यादा नहीं लेता। निहारी कभी कभी, और ये रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह ये है। खाना हर चीज़ मैं खा लेता हूँ, कोई ममानियत नहीं है। एजाज साहब आपसे किस किस्म के खानों की फरमाइश करते हैं? देसी खानों की, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात जायका डालने वाली है। इनको मेरे हाथ के सब खाने बहुत पसंद हैं। और पहले तो ये बहुत ज़्यादा शौकीन थे आलू कीमे के और दाल चावल के, तो अब वक्त के साथ साथ उन्हें आलू गोश्त फेवरेट है। तो मुझे बड़े शौक़ से जब भी सफ़र से आते हैं तो उनका ये होता है कि आलू गोश्त घर में पकाओ। आपके वालिद साहब जितने मसरूफ़ होते हैं, बड़ा कम मौका मिलता होगा कि सारी फैमिली इकट्ठा एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाए। जी बिल्कुल कम मौका मिलता है, लेकिन हम जो भी मौके मिलते हैं वी मेक द मोस्ट ऑफ इट। लेकिन अब तो सियासत की वजह से अब मैं इनके साथ होता हूँ मोस्टली, तो हम दोनों का खाने की एक ही टेबल पे घर वालों के साथ मौजूद होना, फिर जब भी होते हैं तो बच्चों के साथ और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड। बहू के खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं या सास के खाने अच्छे लगते हैं? इसका जवाब तो बहुत आसान है, बहू को ज़्यादा खाने नहीं बनाती, सास के खाने अच्छे लगते हैं। फैमिली के साथ गपशप हुई। भाभी, जब एजाज साहब का रिश्ता आया जी तो आपको इनका क्या तारुफ करवाया गया था? मुझे ये कहा गया था कि ये सिविल इंजीनियर हैं, मतलब ये नहीं मुझे बताया था कि जमीयत से इनका ताल्लुक़ है या कोई है। आपकी शादी जमात इस्लामी के बानी रुकन मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब की बेटी सलमा से हुई। ये बताएं कि रिश्ता कैसे हुआ और कबूल कैसे हुआ? मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब जमात इस्लामी सूबा पंजाब के अमीर थे और मेरी उनके साथ अच्छी एक यानी न्याज़बंदी थी, तो उन्होंने मेरे साथ ज़िक्र किया। तो मैंने कहा आप वालिद साहब मोहतरम से बात कर लें, और उसके बाद ये बात आगे बढ़ी। और मेरे लिए दुनिया और आखिरत की ये कामयाबी थी। मियाँ साहब वलीउल्लाह थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, तो उनके साथ एक निस्बत हो जाना ही बड़ी बात थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको इसी नुक़्ते नज़र से देखा। चौधरी साहब, जितने मसरूफ़
और मुतहर्रक सियासतदान है, घर और बच्चों को टाइम ना देने पर कभी कभी शिकवा तो करती होंगी? पहले मैंने कभी नहीं किया, लेकिन अब इस वक्त आके मैं किस वक्त कहती हूँ कि जो बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं कि चंद घड़ी जो है कोई मशवरा करना हो, कोई बात करनी हो, तो उसके लिए टाइम दिया करें। तो वो बाकी सारी ज़िंदगी तो मैंने खुद ही बच्चों को और घर को हैंडल किया अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी पीछे सपोर्ट ना होती, ये खड़े ना होते, तो मैं आगे ये सारा ना कर सकी होती। अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी ऐसी कोई शिकायत तो नहीं की। और ये बाकी तो ये बताएंगे कि मैं कितना इनकी शिकायत इनसे करती हूँ। एजाज साहब, मियाँ बीवी में नोक झोंक तो अक्सर हो जाती है। मेरा ख्याल है जी आन बन ज़रा ज़्यादा लफ्ज़ है, नोक झोंक वाली बात दुरुस्त है और वो हो जाती है। चीज़ों पे इख्तलाफ भी हो जाता है, एक दूसरे को गुस्सा भी आ जाता है। मुझे ज़रा ज़्यादा गुस्सा आता है और वक्त के साथ साथ तो बंदा जिस तरह यानी वन हैज़ टू लर्न हाउ टू लिव, तो वो सूरत हाल जो है ना जी वो बेहतर हो जाती है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह पहलू से कोई शकरंजी नहीं कभी भी ज़िंदगी में हुई कि जो ज़्यादा संजीदा हो सके। अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए तो मनाने में पहल कौन करते हैं? दोनों एक दूसरे को मना लेते हैं, ज़्यादा ये मनाते हैं। अच्छा जो सब गिफ्ट भी देते हैं? हाँ जी बिल्कुल देते हैं, जब भी बाहर जाते हैं तो ज़रूर देते हैं। चोई साहब से या आपकी सास में से किसको ज़्यादा आसान है मनाना? कोई बात मनवाने की? कोई बात मनवाने। अच्छा, अब्बू को ज़्यादा आसान है बात मनवाना। अच्छा अब्बू कभी मना नहीं करते। अच्छा। अम्मी से तो एक नेगोशिएशन चल सकती है मेरी कोई, लेकिन अब्बू तो मान जाते हैं। आपके मियाँ साहब भी सियासत में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको सियासत में कितनी दिलचस्पी है? मैंने पढ़ा हुआ है अंडरग्रेड में पॉलिटिकल साइंस, तो काफ़ी इंटरेस्ट है। और जब घर में भी कोई डिस्कशंस होते हैं, कुछ होता है, तो उसमें पूरी पार्टिसिपेशन होती है। सियासी सरगर्मियों में हिस्सा भी लेती हैं? जी कभी कभार अम्मी के साथ, अब अब्बू के साथ। अब जब वो इलेक्शन कैंपेन था तो उसमें काफ़ी पार्टिसिपेशन की थी अम्मी के साथ साथ, जहाँ भी जाना पड़ा वहाँ पे गए। आपके बाबा एक बाअसर और मसरूफ़ सियासतदान, आप उनके कौन से फुट स्टेप्स फॉलो करते हैं? मैं अपने वालिद साहब के जो ऑनेस्टी के और इंटेग्रिटी के जो हैं, क्योंकि जितने भी लोग जिनसे अब मैं सियासत में उनके साथ भी होता हूं तो उनके बारे में लोगों से सुनने को मिलती हैं, तो जितने लोग उनकी दयानतदारी और इंटेग्रिटी के करते हैं तो मैं वही फुट स्टेप्स फॉलो करने की कोशिश करता हूं। और मैं चाहता हूं कि कम से कम पूरा नहीं तो कम आधा तो उन जैसा बन जाऊं दयानतदारी और इंटेग्रिटी के अंदर। आपके लिए रोल मॉडल आपके वालिद साहब हैं या इमरान खान? मेरे लिए मेरे वालिद साहब रोल मॉडल हैं जी। चोई साहब, किस बात पर ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं? अगर कोई उनसे कोई ऐसा काम कहे जिसमें कानून की या कायदे की को सरकमवेंट करने वाली बात हो, तो उस बात से वो ज़रा चिढ़ जाते हैं। इमरान खान साहब ने जो 9 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, अगर वो सारे हलकों से इलेक्शन जीत भी जाते हैं, सारे छोड़ने तो पड़ेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या? उसके बाद हुकूमत दोबारा फिर उधर डेट देगी तो टाइम गेन होता रहेगा। भट्टी साहब, आपने सुना होगा जैसे को तैसा, जब स्पीकर थे कासिम सूरी और उन्होंने 125 लोगों का इस्तीफ़ा मंजूर किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और सब ने उसकी तस्दीक कर दी और इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, और इलेक्शन कमीशन किसी एक का भी यानी इस्तीफ़ा कबूल नहीं करता और कोई नोटिफिकेशन नहीं करता। एक नया स्पीकर आता है और वो आता है और आते साथ वो क्या करता है, वो सिर्फ 11 लोगों का इस्तीफ़ा मंजूर करता है। मैला फाइडी तो यहाँ पे है। अब हमने टिट फॉर टैट करना है। उन्होंने ये काम किया, हमने भी कहा कि आओ इमरान खान के साथ तुम्हारा मुकाबला है, हम इलेक्शन लड़ेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ भारी अक्सरियत से जीतेंगे और फिर ना असम्बली में जाएंगे ना इस्तीफ़ा देंगे। इनको समझ आ जाएगी कि ये अपने ही दाम में फंस जाएंगे। सिर्फ एक हल है, वो है फिल फॉर साफ और शफाफ इंतखाबात एक नए इलेक्शन कमीशन के तहत। अगर ये नहीं करेंगे, ये 9 अब हारेंगे, फिर 9 हारेंगे, फिर 9 हारेंगे। हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। टाउनशिप में PP 167 और NA 133 में तहरीक इंसाफ इलेक्शन कॉल सेंटर के कारकुनों में तारीफ़ी असनाद तकसीम की।
मुस्लिम लीग के साथ जो इत्तेहाद है आपका, ये सिर्फ मौजूदा सेटअप तक महदूद है या आइंदा इलेक्शन में भी कहीं सीट एडजस्टमेंट का प्लान बन रहा है? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, हमने कभी अपने इत्तेहादियों को नहीं छोड़ा, इत्तेहादी हमें छोड़ के चले गए। जो हमारे साथ जम के रहेगा, इमरान खान एक मजबूत आसाब के और पक्के वादे के लीडर हैं। अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो हम उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ़ एक शर्त है कि सारा काम इमरान खान के विजन के ऊपर होगा, इमरान खान के प्रोग्राम के मुताबिक होगा और एक ऐसे पाकिस्तान के लिए होगा कि जो करप्शन फ्री हो। ये अगर रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। बाकी ये उनका फ़ैसला है कि वो ज़म होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, वो हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते। शहबाज गिल साहब ने जो बयान दिया, आप उसकी हिमायत करते हैं या मजम्मत? मैं जी शहबाज गिल के बयान की हिमायत करता। उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि जो इससे पहले पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासतदानों ने न की हो। यानी हिमायत से आप इस पैरेलल को ड्रॉ कर लीजिए, जो जिसको कहते हैं उन्होंने लाइन क्रॉस की है। अगर यहाँ से 20 लोग पाकिस्तान में वो लाइन क्रॉस कर चुके हैं तो उस अकेले को आप ये सज़ा क्यों दे रहे हैं? पहले बेशुमार लोग आर्मी चीफ़ को गालियां दे चुके हैं, बुरा भला कह चुके हैं। नवाज़ शरीफ ने बुरा भला कहा, उनकी बेटी मरियम बीबी ने बुरा भला कहा, जरदारी ने बुरा भला फ़ौज को कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा, फजलुर रहमान साहब ने कहा, अयाज सादिक ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा, परवेज़ रशीद ने कहा। ये सारे वो लोग रिकॉर्ड के ऊपर हैं। क्या इनको उस सलूक से गुज़रना पड़ा है? 25 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए मुस्लिम लीग नून के लीडर्स की गिरफ्तारी का फ़ैसला सियासी इंतकाम तो नहीं होगा? देखिए, मैं आप सर्च करूँ, हमारा तो कोई सियासी इंतकाम नहीं है। सियासी इंतकाम उस वक्त ले जाता है जब हम बरसर इक़्तिदार थे, मरकज़ में भी, सूबे में भी, हर जगह। तो हमने तो कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया। यानी हमजा ने कहा जज साहब को कि जज साहब वो जीप जो पुलिस की है उसमें आता है तो उसमें धक्के बड़े लगते हैं, तो उन्होंने कहा इनको यानी कंफर्टेबल जीप में ले आए और उसके बाद वो V8 के अंदर आया जाया करते थे। तो मैं नहीं समझता, मतलब मरियम बीबी का तो आपको पता है कि टेलीफोन मोबाइल उनके वहाँ पे हाथ में था, जेल के अंदर भी। वह दुनिया की पहली बेटी होगी जिसको जो मुजरिम भी हो, जेल के अंदर हो, उसको बेल सिर्फ इसलिए दी कि उसका बाप बीमार है, जाके उसकी इयादत कर लें। इस तरह का इंसाफ होगा, पाकिस्तान को आप आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। पंजाब में वज़ारत आला के इंतखाब पर आसिफ अली जरदारी साहब के किरदार को कैसे देखते हैं? आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार मैं जब से उन्हें सियासत में देख रहा हूँ, एक सौदागर वाला है। वो नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर सियासत करते हैं कि क्या माली मनफ़ियत उन्हें हासिल होगी, और सारे गलत काम उसके सामने जायज़ हैं। बाय हुक और क्रोक अपना मकसद हासिल करना, फिर न उन्हें उसूल याद रहते हैं, न मंशूर याद रहता है, न प्रोग्राम याद रहता है, न बेनज़ीर याद रहती है, न जुल्फ़कार अली भुट्टो याद रहता है। वो एक यानी टिपिकल जो हलाल और हराम की तमीज़ किए बग़ैर वो एक सौदागर होता है, वो उस तरह काम करते हैं। कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट की डील हो चुकी है और आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ देगी। आपकी क्या राय है? जब से ये रिजीम चेंज हुई है तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अवामी राय क्या है। वो आपने पंजाब के 20 ज़िमनी इंतखाबात में भी देख लिया। वो जब इमरान खान कहीं जलसा करते हैं या कॉल देते हैं, उसको भी आपने देख लिया। और ये पाकिस्तान में एक नया फिनोमेना डेवलप हुआ है कि वो कैमरे के सामने तकरीर कर रहा है और 87 लाख लोग अक्रॉस द ग्लोब उसकी तकरीर सुन रहे हैं। ये एक तब्दील शुदा पाकिस्तान है। यहाँ पर मिडल और लोअर मिडिल क्लास पहली दफ़ा उठी है अपना किरदार अदा करने के लिए सोसाइटी के अंदर। ये कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान तब्दील हो चुका हुआ है। जो भी कारपरदाजान है इस वक्त, उन्हें रियलाइज़ करना चाहिए, उन्हें ये देखना चाहिए कि अगर वो पुरानी रविश पे चलेंगे तो कभी भी सही नताइज नहीं हासिल कर सकेंगे। लेकिन इनके दरमियान कभी इत्तेफाक राय नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे वो तेल की कीमत बढ़ा दी है और वो मोहतरमा कह रही हैं कि मैं नहीं इस फैसले को मानती। ये क्या तरीका है? और मियाँ साहब इस
फैसले से उठ के चले गए थे। बंदा पूछे, एक कन्विक्ट और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 मरतबा सज़ा याफ्ता और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मफरूर करार दिया है, एक तो वो फैसला साजी में कैसे बैठा है, दूसरा ये कि तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम नहीं मानते। हाल रोड के ताजरों से मुलाकात के लिए आए। शहबाज शरीफ के बारे में एक बड़ा अच्छा तासुर था कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन जब से वज़ीर आज़म बने हैं उनकी ये खूबी हमें कहीं नज़र नहीं आती है। मेरा ख्याल है ये आपका तासुर था या बाज़ लोगों का हो सकता है कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। असल में जिस ख़ानदान ने 25-30 साल एक जगह पर हुक्मरानी की हो, लोग उनकी आदत के खूगर हो जाते हैं। जो मैट्रिक पास आदमी को भी भर्ती किया था ना, उसको उन्होंने ख़ुद ही प्रमोट करके तो 20वें और 21वें 30वें ग्रेड में पहुंचा दिया है। लाहौर के 84 थाने हैं, इनके अंदर तकर्री ही उस वक़्त तक नहीं होती थी कि जब तक मॉडल टाउन से और बाद में जाती उमरा से इजाज़त नहीं मिल जाती थी। यही हाल एसपी और एसीज़ का था। चुनाचे उनकी वक्त के साथ साथ ये राय आमा बन गई कि वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जब उनके ऊपर वो वक्त पड़ा कि जब ज़रूरत थी एडमिनिस्ट्रेशन की और गुड गवर्नेंस की, वो फेल हो गए। वो एक नए निज़ाम में आए तो पता चला कि कुछ भी उनके पल्ले नहीं है। तो इसका मतलब है कि गवर्नेंस नहीं थी, वो एक लूट मार का मुश्तरका निज़ाम था कि हम भी लूटें, हमसे निचले वाला टियर भी लूटे, उससे नीचे वाला भी, और उससे एट दी कास्ट ऑफ द पब्लिक मनी। उसको वो गवर्नेंस कहते थे कि जी खाता है तो लगाता भी है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बारे में ये एक तासुर है कि वो ताजिर दोस्त हुकूमत है, लेकिन आपकी क्या राय है बतौर ताजिर? आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। बदकिस्मती से जो 10 साल मियां शहबाज शरीफ साहब का दौर रहा, उसके अंदर जो कमर्शियल लोग थे उनका बेसिक दुकानदारों से कोई ताल्लुक नहीं था, और उन्होंने अपनी मार्केटों में बेतहाशा प्लाजाज बनाए, इलीगल काम किए। 99 में जब मुशर्रफ साहब का माशरा लगा तो रीगल चौक में ताजरों ने मिठाई बांटी थी। लोग भूल जाते हैं बदकिस्मती से इन चीज़ों को। ऐसी बात नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब या मियां नवाज ताजिर बरादरी है। हाँ, कमर्शियल लोग उनके साथ थे और वो अब भी होंगे, लेकिन कम होंगे। अब जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है तो पीटीआई तो बहुत गैप के बाद आई, और पीटीआई के साथ ये रहा कि जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में, वो इतना ताजों के करीब नहीं हुए जो होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि अगर आप मार्केटों से रिलेशनशिप रखेंगे तो आपकी बैक ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पूरी, अब जैसे हाल रोड पे 8-9 हज़ार दुकानें हैं हमारी, तो ये सारे ना तो पीटीआई के हो सकते हैं वोटर, ना किसी और जमात के हो सकते हैं। हम लोग चाहते हैं सिर्फ हमारे काम हों, लेकिन वो बदकिस्मती जो डीसीज़ रहे लाहौर के अंदर या कमिश्नर रहे, उन्होंने भी झुकाव वाला रोल किया। मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं और इमरान खान साहब को उनका फुल सपोर्ट है, तो मैं समझता हूँ कि ये अब पंजाब में जो हमारे ताजरों के मसाइल नहीं हल हुए थे वो बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से हल होंगे, और आने वाला वक्त इंशाल्लाह पीटीआई का और काफ का ही होगा। टाउनशिप में तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत की।
अपने दोस्त एजाज भट्टी से मिलने के लिए आए। एजाज साहब ज़रा दोस्तों का तारुफ करवाएं ना जी। फयाज़ भट्टी साहब हैं जी, और इमरान सलीमी साहब, दोनों ही मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं। ये बताएं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे तो पीटीआई क्या करेगी? पीटीआई कुछ नहीं करेगी। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए, वो मफरूर हैं और उन्हें आके अदालत को सरेंडर करना चाहिए, जेल जाना चाहिए। एक आदमी 3 मरतबा का वज़ीर आज़म है और वो यहाँ पर पूरे निज़ाम अदल को जुल देकर बैरून मुल्क चला गया है, वो कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ उसे फ़ौरन जेल जाना चाहिए। फयाज़ साहब ये बताएं कि एक आम कारकुन एजाज साहब को बाआसानी मिल सकता है? यही एक खूबी है जी, ये हर कारकुन को हर टाइम अवेलेबल होते हैं। हमने कभी भी, मैंने क्या किसी भी कारकुन ने फ़ोन किया है, किसी मीटिंग में है या इजलास में है तो अटेंड नहीं किया तो वापस कॉल आई है, और जब भी चौधरी साहब से मिलने की कोशिश की है किसी भी कारकुन ने चौधरी साहब मिले हैं। ये खूबियाँ तो आज बहुत सारे लोगों ने बताई, एजाज साहब में खामी क्या है? मेरा जी चौधरी साहब से कुछ तकरीबन 15-20 साल का तल्लक है, मैंने इनमें आज तक खामी को देखी नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। बस थोड़ा कभी गुस्सा कर लेते हैं। इमरान सलीमी साहब, आप एक कारोबारी फर्द हैं, किस हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ सबसे बेहतर हैं? देखें जी, इसमें इमरान खान साहब के होते हुए लोग, वैसे बहुत सारे लोग, चूँकि हम पीटीआई में भी हैं, पार्टी में भी हैं, तो लोग हमें कहते थे देख लें जी खान साहब ने आके क्या, मतलब कहते थे लोग ना बेड़ा गर्क किया। लेकिन वही लोग अब यकीन करें कि झोलियाँ उठा के खान साहब को दुआएं देते हैं कि खान साहब के दौर में एटलीस्ट एक दफ़ा प्रॉब्लम ज़रूर आया था, जैसे इम्पोर्टर्स थे उनको, लेकिन उन्होंने जब देखा कि यार ये आ गए हैं और इन्होंने जो हाल किया है मुल्क का आके, तो लोग झोलियाँ उठा उठा के खान साहब को दुआएं दे रहे हैं कि वही दौर अच्छा था जिसमें हर बंदे को रोज़गार तो मिल रहा था। अब लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा और लोग बच्चा बद्दुआएं दे रहा है इनको। दोस्तों के साथ खाना खाया, एजाज चौधरी से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। सर अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। जी जी बिस्मिल्लाह। आपको बहुत ही कम उम्र में बड़े अच्छे ओहदों पर काम करने का मौका मिला, तालीमी काबिलियत भी बड़ी अच्छी थी, ख़वातीन में मकबूलियत तो होगी? मेरा ख्याल है कि जब हम उस उम्र में थे तो ये बहुत ही कम मौके होते। मतलब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गिनती की चंद तालिबात थीं, तो इसलिए जो इस वक्त माहौल है और कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। ये मैं अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ, और इसलिए यानी कोई मकबूलियत का पैमाना कम अज़ कम उस वक्त हमारे सामने नहीं था। आपकी सारी ज़िंदगी सियासी जद्दोजहद में गुजरी, ऐसे में घरेलू जिम्मेदारियों के लिए वक्त कैसे मैनेज करते हैं? बस ये अल्लाह ताला बरकत देता है वक्त के अंदर। ये हकीकत है कि मेरे पास हमेशा ही वक्त कम होता है, लेकिन यह है कि अल्लाह इसका इंतज़ाम कर देता है। दूसरा ये है कि जो मेरी अहलियाँ हैं उन्होंने सारा वो काम किया है कि जो एक बाप घर के अंदर करता है, इसलिए मुझे उन्होंने बहुत ही बेफ़िक्र करके रखा है। दूसरे मेरे वालिदैन इस तरह के थे। तीसरे मेरे एक बड़े भाई थे जिनका कोई लाजवाब आदमी थे। जब तक वो ज़िंदा रहे मुझे सियासत में कभी ये फ़िक्र नहीं रही थी कि पीछे क्या हो रहा है। अब फुर्सत मिले तो कौन से मशागल इख्तियार करते हैं? मैं तो सवाए पढ़ने के, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता तखसीस हो गई है उसके अंदर। मैं अल्लामा इकबाल को पढ़ता हूँ, उसी को सुनता हूँ अगर किसी ने गाया हुआ हो, और मेरा ख़्याल है यही मेरा असल है। लेकिन जब कोई संजीदा चीज़ पढ़नी होती है तो फिर मैं कुरान पढ़ता हूँ, और मैं तकाबुली जायज़ा लेता रहता हूँ। तकाबुल अदियान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि कब आके कौन सा जो इल्हामी मज़हब था वो आके उसका तब्दील होना ज़रूरी था, और वो अल्लाह ताला ने कर दिया। यानी अब तो ये जो हाथ में आ गया है आपका सोशल मीडिया, और एक सिमट के एक आपकी हथेली के ऊपर दुनिया आ गई है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लेती है। अपने सोशल मीडिया पेजेस खुद मैनेज करते हैं? मैं अपना ट्विटर सिर्फ खुद मैनेज करता हूँ, और जो फेसबुक है उसमें मुझे कुछ दोस्त मदद करते हैं। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। वो उसके नंबर 1 है, वो यानी 10 आउट ऑफ 10 है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को रेट करें आउट ऑफ 10। मेरा ख्याल है कि 5 आउट ऑफ 10। चौधरी परवेज़ लाई को रेट करें आउट ऑफ 10। चौधरी साहब का अभी इम्तहान शुरू हुआ है। इन लोगों को एक एक मशवरा दें। मरियम नवाज शरीफ, इसे खुलूस की छन्नी में फिर से छान के पी, ये तलछटे हैं नुमायाँ तेरे कलाम के बीच।
राना सनाउल्लाह? राना सनाउल्लाह एक क्रिमिनल आदमी है, मैं तो अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, उसे भी मांगनी चाहिए। शहरी रहमान? अगर वो नुक्ता नज़र अपना थोड़ा सा पाकिस्तानियत और नज़रिए पाकिस्तान के हवाले से दुरुस्त कर लें तो शी इज़ अ गुड पोलिटिकल वर्कर। शिबली फराज? शिबली मेरा दोस्त है जी, 4-5 साल कैडेट कॉलेज में इकट्ठे रहे हैं। उसको कहना है कि फराज साहब के नक्शे कदम पे चले। हमजा शहबाज? इसमें से अगर किसी के अंदर ये जुर्रत है कि वो वाक़तन अवाम की नुमाइंदगी कर सके तो हमज़ा उसमें शामिल नहीं। उसे मशवरा ये है कि वो कोई और काम कर ले। आसिफ अली जरदारी? आसिफ अली जरदारी साहब ने राह गुम कर दी है और उन्होंने न सिर्फ जुल्फ़कार भुट्टो का रास्ता खोटा किया बल्कि बेनज़ीर को तो लेके बैठ गए। आसिफ जरदारी साहब से के लिए मशवरा ये है कि जितनी उनके पास इल गॉटन मनी है, ही शुड गेट रिड ऑफ इट। चौधरी शुजात हुसैन? वो पाकिस्तान के अंदर पुराने और बुज़ुर्ग सियासतदानों में एक सरमाया हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि सियासत के अंदर भी बंदा किसी आर्ज़े में मुब्तला हो जाए तो अपने बारे में ख़ुद फ़ैसला कर ले। सिराजुल हक? सिराजुल हक मेरे छोटे भाई हैं, वो बहुत ही दयानतदार, डाउन टू अर्थ। उनको सिर्फ़ एक ही मशवरा है कि वो ये देखें कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है। अगर हम बिस्मिल्लाह के गुंबद के अंदर बंद रहेंगे तो जहाँ पर वो ले गए हैं इस वक्त बड़ी तहरीक को, वो ठीक नहीं है। अता तारड़? वो फिर एक दफ़ा अलिफ पे पढ़ना शुरू करें, शायद उनकी कुछ तरबियत हो जाए। वन वर्ड फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी? लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बट नॉट अप टू द मार्क। मूना सिलाई? पीपल एक्सपेक्ट लॉट ऑफ गुड फ्रॉम हिम। लियाकत बलोच? लियाकत साहब वाज अ सेन पर्सनैलिटी और जब वो पार्लियामेंट में थे तो एक अच्छी आवाज़ थी। मियाँ महमूदुर रशीद? एक अच्छे सियासतदान हैं लेकिन उनसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी। शाहिद खाकान अब्बासी? थोड़ा अपने मकाम से हटे हुए हैं, कुछ जो शख्सी ग़ुलामी है उससे उन्हें निकल आना चाहिए। शहबाज गिल? वो नौ गिरफ्तार हैं सियासत के और ये एक अलमिया है कि वो इब्तदा में बहुत सख्त हालात से दो चार हो गए। चूज़ वन, लाहौर या इस्लामाबाद? लाहौर। उस्मान बुज़दार या चौधरी परवेज़ इलाही? चौधरी साहब। चौधरी शुजात हुसैन या नवाज शरीफ? चौधरी शुजात हुसैन। जनरल कमर जावेद बाजवा या इमरान खान? ऑफ कोर्स इमरान खान, नो मैच टू हिम। पाकिस्तान के 75 साल सियासत के अंदर इमरान खान के कैलिबर का कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं आया और वो डेड ऑनेस्ट आदमी है। कोई पाई पैसा दुनिया भर से जो उसकी तरफ आया है उसकी ज़ात के ऊपर नहीं लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया। सारा दिन आपके साथ गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। नाइस, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।